हेलो फ्रेंड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जनता की सामाजिक आर्थिक अवस्था क्या थी जब 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज थे। उस टाइम की बात चल रही है। अगला हम ये देखेंगे कि शिक्षा कैसी थी। उसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि समाज और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा कि हम शिक्षा के बारे में जानें कि 18वीं सदी में भारत में राज्य और जब समाज चल रहे थे तो शिक्षा कैसी थी। तो ठीक है, सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 18वीं सदी के भारत में शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई, मगर कुल मिलाकर वह त्रुटिपूर्ण थी। वह परंपरागत थी और पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तनों से उसका कोई संपर्क नहीं था। पश्चिमी दुनिया का मतलब ये देखा जाता है कि मैप में जब हम देखते हैं अपने इंडिया को, तो इंडिया से ईस्ट को नहीं देखना है, वेस्ट को देखना है, पश्चिम की साइड देखना है। तो पश्चिमी में हमारा यूरोप आ सकता है, उत्तरी अमेरिका आ सकता है। वहीं उत्तरी पश्चिमी में हमारा यूरोप आ जाएगा और उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और अफ्रीका को तो मैंने बताया ही कि पश्चिम की साइड है, और उत्तरी अमेरिका हो गया, सॉरी दक्षिणी अमेरिका। फ्रेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान देंगे इस पे। इसमें लिखा था कि पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तनों से उनका कोई संपर्क नहीं था। वह तो ज्ञान देती थी, वह साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। उसने भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने समाज के तथ्यगत और विवेकपूर्ण अध्ययन से कोई वास्ता नहीं रखा। सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया और प्राचीन विद्या पर ही भरोसा किया गया। उच्च शिक्षा के केंद्र पूरे देश में फैले हुए थे और आमतौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी जमींदार देते थे। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी और मुख्यतः ब्राह्मणों तक सीमित थी। तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव में पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। मुसलमानों में यह काम मस्जिद में स्थित मकतबों में मौलवी करते थे। युवा छात्रों को पढ़ने लिखने और अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी, तथापि अन्य जातियों के भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश शासन काल की अपेक्षा कम नहीं थी। इतना ही नहीं, 1813 के वारेन हेस्टिंग ने भी लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रभावशाली थे। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक मानदंडों से अपर्याप्त था, तथापि वह उन दिनों के सीमित उद्देश्यों की दृष्टि से पर्याप्त था। तब शिक्षा का एक अत्यंत आनंददायक पहलू यह था कि समाज में शिक्षकों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। एक खराब बात यह थी कि लड़कियों को विरले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ औसत पढ़ी लिखी थी, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। फ्रेंड, शिक्षा ख़त्म हो गया है। इस बात से मैं खुश हूँ कि इस ज़माने में लड़कियों को हर एक घर में प्रत्येक लड़की को शिक्षा दी जाती है। इस बात की हमको बहुत खुशी है। और हमने इसमें पढ़ा कि जब 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज था तो लड़कियों को विरले ही शिक्षा मिलती थी। विरले का मतलब कि एक आध दो लड़कियों को मिलती थी, वो भी उच्च जाति में मिलती थी। और आज के समाज में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। हमारे
किसी कास्ट में कोई भेदभाव नहीं है, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं है। इस चीज़ से हम क्या, पूरी दुनिया ही खुश है, हम भी खुश हैं। और आगे और भी बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव को हटाना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम अगला पढ़ते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है। पहले सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसे होते थे ये हम लोग देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति की विशेषताएं जड़ता और भूतकाल पर निर्भरता थी। कई शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा सारे देश में सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। हिंदू और मुसलमान दो भिन्न समाजों में बटे हुए थे। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे। इतना ही नहीं बल्कि उच्च वर्ग, जो कुछ जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में थे, की सामाजिक जिंदगी और सांस्कृतिक अनेक दृष्टियों से निम्न वर्गों की जिंदगी और सांस्कृतिक से भिन्न थी। जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। जातियों का स्वरूप अलग अलग जगहों में अलग अलग था। जाति प्रथा ने लोगों का कठोर विभाजन कर रखा था और सामाजिक क्रम में उनके स्थान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिए गए थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में उच्च जातियों ने हर तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार पर अपना एकाधिकार कायम कर रखा था। जाति नियम अत्यंत कठोर थे। अंतरजातीय विवाहों की मनाही थी। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध थे। कतिपय स्थितियों में उच्च जाति के लोग अन्य जातियों के लोगों का छुआ खाना नहीं खाते थे। बहुधा जातियों की पेशे को निर्धारित करती थी। यद्यपि काफ़ी बड़े पैमाने पर अपवाद भी घटित होते थे। मसलन ब्राह्मण व्यापार में भी संलग्न थे तथा सरकारी सेवाओं में भी थे। कुछ के पास जमींदारी भी थी। इस तरह बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग काफ़ी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे तथा धन का उपयोग वे उच्च जातियों के लिए निर्धारित कर्मकांड में तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते थे। इसी तरह देश के कई हिस्सों में जातिगत हैसियत काफ़ी अस्थिर बन गई थी। जाति परिषदें, पंचायत और जाति के प्रधान जुर्मानों, प्रायश्चित और जाति निष्कासन के द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। 18वीं सदी के भारत में जाति एक बड़ी विभाजक शक्ति और विघटन का एक बड़ा दायित्व थी। उसने बहुधा एक ही गांव या इलाकों में रहने वाले हिंदुओं को अनेक अत्यंत छोटे छोटे समूहों में बांट रखा था। बेशक उच्च ओहदे या सत्ता प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति के लिए ऊंचा सामाजिक दर्जा हासिल करना संभव था। उदाहरण के लिए 18वीं सदी में होलकर परिवार ने ऐसा ही किया। ऐसा बहुत अधिक तो नहीं होता था, लेकिन कभी कभी कोई पूरी जाति अपने को जाति क्रम में ऊंचा उठाने में सफल हो जाती थी। मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थे। हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समता का निर्देश दिया था। धार्मिक मतभेद के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदा कदा झगड़ते थे। ईरानी, अफगानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान सामंत और अधिकारी बहुधा एक दूसरे से अलग रहते थे। इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले आए। वे उसकी विशिष्टताओं को व्यवहार में रखते थे, यद्यपि वे ऐसा पहले ही अपेक्षा कम सख्ती से करते थे। इसके अलावा शरीफ मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान, मूल्य और फौजी अफसर शामिल थे, अजलाफ या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसकी तरह से नीची निगाह से देखते थे, जैसे उच्च जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को देखते थे। 18वीं सदी में के भारत में परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, यानी परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला होता था
आज भी होता है फ्रेंड। आज भी हम लोग सबसे परिवार में सबसे बड़े लोगों का बहुत ही हम लोग इज्जत करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। मेरे घर में तो मेरे दादाजी बड़े हैं, हम लोग अभी भी उनकी ही बात मानते हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड। और संपत्ति में दाएं भाग सिर्फ पुरुषों को ही मिलता था, परंतु केरल में परिवार मातृ प्रधान था। केरल के बाहर औरतों और पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था। उनसे आशा की जाती थी कि वे माताओं और पत्नियों की ही भूमिका निभाएं। इन रूपों में उनको काफ़ी आदर सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि युद्ध और अराजकता के समय भी औरतों को विरले तंग किया जाता था। उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता था। 19वीं सदी के आरंभ में एक यूरोपीय पर्यटक एफ.जे.ए. दुबाचे ने टिप्पणी की। देखिए सर दुबाचे क्या कहते हैं। एक हिंदू औरत कहीं भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़ भाड़ी वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है और उसे अकर्मण्य आवारा लोगों की ढीठ निगाहों और दिल लगियों का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती हैं एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज्ज लंपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता। मगर तत्कालीन औरतों का अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं था। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके अपवाद नहीं हुए। अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया। 18वीं सदी के राजनीति में कई अन्य हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उच्च वर्गों की महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करना होता था, मगर कृषि औरतें आमतौर से खेती में काम करती थीं और गरीब वर्गों की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुधा अपने घरों में बाहर जाकर काम करती थीं। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित था, दक्षिण भारत में उसका प्रचलन नहीं था। फ्रेंड आज भी हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में केरल में हमारे भारत के सबसे ज़्यादा परसेंटेज में महिलाओं ने ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की है। आज भी शायद इसीलिए दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा वो एजुकेटेड हैं। कोई नहीं, अब हर जगह ये नियम लगा दिया गया है कि भाई महिलाएं आगे आएं और अपना शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए बहुत सारे नियम निकले हुए हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड। लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। सभी शादियां परिवार के प्रधान तय करते थे। पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतया एक पत्नी ही रखते थे। दूसरी ओर एक औरत से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करेगी। बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी। कभी कभी बच्चों की शादी केवल 3 या 4 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। उच्च वर्गों में शादियों पर भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूपी से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में उसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबा दिया था। जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ थीं, सती प्रथा और विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा के अंतर्गत एक विधवा अपने मृत पति के शव के साथ जलमाती थी। इसे ही फ्रेंड सती प्रथा कहते हैं। यह कुप्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी, मराठा ने उसे बढ़ावा नहीं दिया। राजपूताना और बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं, सरदारों, बड़े जमींदारों और उच्च वर्ग में प्रचलित था।
उच्च जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों और कुछ जातियों, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों, जाटों और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफ़ी प्रचलित था। हिंदू विवाह की अवस्था आमतौर पर दयनीय होती थी। उसके कपड़े, भोजन, आने जाने आदि पर सब प्रकार के प्रतिबंध होते थे। आमतौर से आशा की जाती थी कि वह सांसारिक सुखों को त्याग दे और अपने पति या भाई के परिवार के सदस्य की निस्वार्थ सेवा करे। वह अपने ससुराल या मायके में ही रह सकती थी। भारतीय विधवाओं के कठिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बहुधा द्रवित हो जाते थे। आमेर के राजा सवाई जय सिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़े। बेशक पिछली सदियों की सांस्कृतिक निरंतरता कायम रखी गई, मगर साथ ही भारतीय संस्कृति पूरी तरह परंपरावादी बनी रही। तत्कालीन संस्कृति क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार, शासक और सामंत तथा सरदार वहन करते थे, मगर उनकी आर्थिक हालत खराब होने के साथ सांस्कृतिक कार्यों की धीरे धीरे अवहेलना होने लगी। उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं, राजकुमारों और सामंतों के संरक्षण पर निर्भर थी। यह बात सबसे अधिक मुगल वास्तुकला और चित्रकारी के लिए सही थी। मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए और हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना में चमके। साथ ही चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ और उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। कांगड़ा और राजपूत शैलियों के चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमाम बड़ा तकनीकी की निपुणता नगर वस्तु कलात्मक रुचि में उत्कर्ष को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर जयपुर शहर और उसकी इमारतें ओजस्विता की निरंतरता के उदाहरण हैं। 18वीं सदी में संगीत विकास होता और फलता फूलता रहा। इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। लगभग सभी भाषाओं में कविता का जीवन से संबंध टूट गया और वह अलंकारिक, कृत्रिम, यंत्रवत और परंपरागत हो गई। उसकी निराशावादिता ने हताश और दोषान्वेषण की व्याप्त भावना को प्रदर्शित किया, जबकि उसकी विषय वस्तु ने उनके संरक्षकों, सामंती, अमीरों और राजाओं के आध्यात्मिक जीवन में गिरावट को व्यक्त किया। आगे फ्रेंड देखेंगे, इसमें लिखा है, आगे सुनेंगे, ठीक है, देखेंगे नहीं सुनेंगे। 18वीं सदी के साहित्य जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास हुआ। उर्दू धीरे धीरे भारत के उच्च वर्गों के पारंपरिक सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। यद्यपि उर्दू कविता की भी वही कमजोरी थी जो अन्य भारतीय भाषाओं के समसामयिक साहित्य की थी, पर उनसे मीर सौदा नाजिम और 19वीं सदी की महान प्रतिभा मिर्जा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा किया। इसी प्रकार मलयालम साहित्य में भी पुनर्जीवन देखा गया। यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नम्बियार इसी समय हुआ, जिसके आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। 18वीं सदी के केरल में कथकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। अनोखी वास्तुकला और भित्ति चित्रकला पद्मनाभन राजप्रसाद भी 18वीं सदी में बनाया गया। तयुमानवर 1706 से 44 तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। अन्य सित्तर कवियों की तरह उसने मंदिर शासन तथा जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया। असम में साहित्य अहम को अहोम भी कहते हैं, अहोम राजाओं के संरक्षण में विकसित
हुआ। गुजरात के एक महान गीतकार दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं लिखी। पंजाब के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में की थी। सिंधी साहित्य के लिए 18वीं सदी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा। सचल और सीमा इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थे। पूरी 18वीं शताब्दी के दौरान भारत पश्चिमी देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पिछड़ा रहा। पिछले 200 सालों में पश्चिमी यूरोप में एक वैज्ञानिक और आर्थिक क्रांति चल रही थी, जिसके आविष्कारों और अनुसंधानों की बाढ़ सी आ गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण धीरे धीरे पाश्चात्य मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था और यूरोपीय दार्शनिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण तथा यूरोपीय संस्थाओं में क्रांति लाता जा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय, जिन्होंने पुराने जमाने में गणित और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, कई शताब्दियों में विज्ञान की उपेक्षा करते आ रहे थे। भारतीय मस्तिष्क अब भी परंपरा से बंधा था। सामंत और आम जनता दोनों काफी अंधविश्वासी थे। भारतीय करीब करीब पूरी तरह पश्चिमी में प्राप्त वैज्ञानिक संस्कृति, राजनीति और आर्थिक उपलब्धियों से अनभिज्ञ थे। यूरोप की चुनौतियों का जवाब देने में वे असफल रहे। 18वीं सदी के भारतीय शासकों ने लड़ाई के हथियारों और सैनिक प्रशिक्षण की तकनीकों को छोड़कर किसी भी पश्चिमी चीज़ों में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। टीपू सुल्तान को छोड़कर वे सभी मुगलों और 16वीं-17वीं सदी के दूसरे शासकों के विरासत में प्राप्त विचारधारात्मक उपकरणों से संतुष्ट थे। इसमें कोई शक नहीं थी कि थोड़ी बहुत बौद्धिक हलचल भी थी, क्योंकि किसी भी जमाने में सारी जनता और उसकी संस्कृति पूरी तरह स्थिर और जड़ नहीं रहती। प्रौद्योगिकी में थोड़ा बहुत परिवर्तन और विकास तो हो रहा था, लेकिन इसकी गति बहुत मंद और क्षेत्र काफ़ी सीमित थे। इसीलिए पश्चिमी यूरोप में होने वाले विकास की तुलना में कुल मिलाकर ये नगण्य थे। विज्ञान के क्षेत्र में यह कमजोरी उस समय के अत्यंत विकसित देश द्वारा भारत को पूरी तरह गुलाम बनाए जाने के लिए बहुत दूर तक जिम्मेदार थी। सत्ता और संपदा के लिए संघर्ष, आर्थिक पतन, सामाजिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक जड़ता ने भारतीय जनता के एक बड़े भाग के चरित्र बल पर गहरा और नुकसानदेह असर डाला। खासकर सामंत अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बहुधा पतित हो गए। निष्ठा, कृतज्ञता और वचनबद्धता के सद्गुण स्वार्थपरता की प्रमुखता होने के कारण खत्म हो गए। अनेक सामंत अमानवोचित दुर्गुणों और अत्यधिक विलास के शिकार हो गए। उनमें से अनेक ने अपने ओहदों का फायदा उठाकर घूस ली। आश्चर्य की बात यह है कि आम जनता बहुत हद तक भ्रष्ट नहीं हुई। जनता ने ऊंचे दर्जे की व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता थी। उदाहरण के लिए विख्यात ब्रिटिश अधिकारी जॉन मेलकाम ने 1821 में अधिकारी का नाम था जॉन मेलकाम। यह ब्रिटिश अधिकारी था। इन्होंने कहा था कि 1821 में टिप्पणी की थी कि मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो, जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। खासकर उसने चोरी, मदाशक्ति और हिंसा जैसे आम दुर्गुणों के अभाव की प्रशंसा की। इसी प्रकार कॉनफर्ड नामक एक अन्य यूरोपीय लेखक ने लिखा। उन्होंने कहा, उनका नाम था, यूरोपी थे वो, उनका नाम था कॉनफर्ड, ठीक है। उन्होंने यह लिखा है कि नैतिकता के उनके नियम उदार हैं। सत्कार और परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा है, बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्होंने कहीं भी उतने व्यापक रूप से व्यापार में नहीं देखा जाता जितना हिंदुओं में।
हिंदुओं और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं सदी के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। यद्यपि तत्कालीन सामंत और सरदार आपस में अनवरत लड़ते रहे, उनकी लड़ाइयाँ और उनके गठजोड़ विरले ही धर्म के भेदभाव पर आधारित थे। दूसरे शब्दों में उनकी राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्ष थी। असल में देश के अंदर शायद ही सांप्रदायिक कटुता या धार्मिक असहिष्णुता थी। छोटे बड़े सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते थे और देश के सहिष्णुता यहाँ तक कि मेल जोल की भावना व्याप्त थी। हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे। यह कथन विशेषकर गांवों और शहरों की आम जनता के लिए सही था, जो धर्म के भेदभाव का ख्याल किए बिना एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह हिस्सा लेती थी। फ्रेंड, ये बात तो सही है कि हम भारतवासी या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के साथ जीने के आदी हो चुके हैं। कोई भी बाहरी देशी आकर ये हम सबको अलग नहीं कर सकता है। पूरे विश्व में मात्र एक देश भारत है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबको एक साथ बांध कर रखने का आदी हो चुका है। मतलब हम लोग आदी बन चुके हैं जीने का। अगर इसमें से कोई हट भी जाता है तो हम जी नहीं पाएंगे, ये कह सकते हैं। तो हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है और यह भेदभाव कभी होगा भी नहीं। अगर कोई सोचता है, कोई बाहरी देशवासी सोचते हैं कि आके इनमें फूट डाल दें, तो कभी नहीं हो सकता। पहले नहीं हुआ तो अब तो टेक्नोलॉजी है, नहीं हो पाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। और जो आएगा, जो करने की कोशिश करेगा, वो यहाँ से ख़त्म हो के ही जाएगा। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड, देखते हैं यहाँ क्या सुनते हैं क्या लिखा हुआ है। हिंदू और मुसलमान गैर धार्मिक क्षेत्रों जैसे सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक कार्यों में परस्पर सहयोग करते थे। एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम संस्कृति या समान तौर तरीके या दृष्टिकोणों का विकास बरोक-टोक जारी रहा। हिंदू लेखकों ने बहुधा फारसी में लिखा और मुसलमान लेखकों ने हिंदी, बंगला और अन्य देसी भाषाओं में लिखा। मुसलमान लेखकों की विषय वस्तु बहुधा हिंदू सामाजिक जीवन और धर्म जैसे राधा कृष्णा, सीताराम, नल, दमयंती होती थी। उर्दू भाषा और साहित्य के विकास ने हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क का नया क्षेत्र प्रस्तुत किया। धार्मिक क्षेत्र में भी हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों में सूफी मत के प्रसार के फलस्वरूप पिछली कुछ शताब्दियों से ही जो पारंपरिक प्रभाव और सम्मान की भावना विकसित हो रही थी, वह बढ़ती रही। बड़ी संख्या में हिंदुओं मुसलमानों सिद्धों की पूजा करते थे और अनेक मुसलमान भी हिंदू देवता और संतों के प्रति सम्मान श्रद्धा रखते थे। मुसलमान शासक सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्यौहार जैसे होली, दीपावली और दुर्गा पूजा में भाग लिया। इसी तरह हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूसों में हिस्सा लिया। हिंदू अधिकारी तथा जमींदार दूसरे मुस्लिम त्योहारों में आगे रहते थे। अजमेर में सिख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे। हम पहले देख चुके हैं कि टीपू श्रृंगेरी के मंदिर तथा अन्य मंदिर को भी आर्थिक मदद दिया करता था। यह उल्लेखनीय बात है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे महान भारतीय राजा राम मोहन राय हिंदू और इस्लामी दार्शनिक तथा धार्मिक सिद्धांतों के समान रूप से प्रभावित थे। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि धार्मिक संबद्धता सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में अलगाव का मुख्य मुद्दा नहीं था। हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के जीवन के तौर तरीके जितने समान थे, उतने ही हिंदू उच्च वर्ग और निम्न वर्ग तथा मुस्लिम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के नहीं थे। इसी तरह क्षेत्र या इलाके अलगाव के मुद्दे बनते थे। एक क्षेत्र के लोग के बीच धर्म भिन्न होने पर भी जितनी
सांस्कृतिक एकता थी उतनी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक धर्म के लोगों के बीच नहीं थी। गांव में रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का ढर्रा शहरी लोगों से अलग था। फ्रेंड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 18वीं सदी के भारत में राज्य और समाज का द एंड हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। अब अगले सेशन में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। हम पढ़ेंगे कि यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर क्या था। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार 1600 से 1744 तक क्या था। हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी सुनेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे कि दक्षिण में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव कैसे हुआ, क्या टकराव हुआ, क्यों हुआ। हम ये भी जानेंगे कि बंगाल और अंग्रेजों का अधिकार, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था क्या थी। वारेन हेस्टिंग आया तो 1772 से 85 और कार्नवालिस आया तो 1786-93 के युद्ध में क्या किया। हम ये भी जानेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेज़ों का प्रसार कैसा रहा। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में प्रसार 1813 से 22 तक कैसा रहा। ब्रिटिश शासक के सुदृढ़ बनाने का काम 1818 से 57 तक चला और डलहौजी की अधिग्रहण की नीति 1848 से 56 तक चला। तो फ्रेंड, यह भारत में यूरोपियों का आगमन 1600 से लेके 1856 तक रहता है। हम ये जानेंगे कि इसमें उसके बाद तो ब्रिटिश आ जाएंगे, फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे क्या चल रहा है। ये सेशन हम अगले वीडियो में अगले सेशन में सुनेंगे। तो बाय फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।